हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो बच्चों, आज किस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज किस वीडियो में 11th क्लास हिस्ट्री में आपको पता है कि भाई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्रोत आधारित 3 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 12 नंबर देखे जाते हैं और फ्री के नंबर है भाई। फ्री के नंबर है, इसके लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है ना। कुछ तरीके अपनाओगे आप और उन तरीकों के माध्यम से आप पूरे 12 में से 12 नंबर ले आओगे। जिस बच्चे को बिल्कुल भी मतलब एनसीईआरटी बुक का, वैसे तो इसमें पूरे 12 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस बच्चे को एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कभी एनसीईआरटी बुक को उठाया भी नहीं है, वो भी कम से कम 12 में से 8-9 नंबर तो ले ही सकता है भाई, 10 नंबर तक ले सकता है, क्योंकि इतने आसान है, फ्री के नंबर है ना। ये 12 नंबर क्या है, हमारे फ्री के हैं। तो 12 नंबर आपके मुट्ठी में दिलवाने वाला हूं, आपकी मुट्ठी में करवाने वाला हूं, है ना। तो पहले ही बता दूं भाई, देखो पैराग्राफ कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं आपको जो पैराग्राफ बता रहा हूं यही पेपर में आएगा। बस मैं आपको करने का सही तरीका बता दूंगा और आराम से आप 12 में से 12, जिन बच्चों को एनसीईआरटी बुक का अच्छा खासा नॉलेज होगा, 12 में से 12 ले आएंगे। और जिनका नहीं होगा तो भाई कम से कम 8-10 नंबर तो तुम आराम से इसमें ले ही लोगे। ठीक है भाई, चले करे। चलिए आज ही देखो, यहाँ पे ना हमारे पास 3 ये स्रोत है। ठीक है, 3 स्रोत है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। किस तरीके से हम इसको डील करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, चलिए ये एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। देखो मार्कर कहाँ है अपना, हाँ ये रहा। देखो, ये जो स्रोत आधारित क्वेश्चन आते हैं भाई, इसको आप कब करेंगे? जैसे कि मैं तो सिंपल सा आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर रीड करने को दिया जाता है, तो उसमें क्या करो आप, इन सारे कई कई जो आपको स्रोत होंगे वो काफी लंबे होंगे, कई छोटे भी होते हैं। तो आपको जो 15 मिनट का टाइम दिया गया है, आप क्या करो उसी में इसको रीड कर लो और आंसर ढूंढ के रख लो। बहुत सारे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 12 में से ना 12 नंबर का है, 3 पैसे मतलब 3 आपके ऐसे स्रोत देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। टोटल 3 यानी कि 4-4 नंबर के 3 होते हैं, 12 नंबर के होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 में से कम 8 से लेके 10 नंबर का आंसर तो आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, हर पैराग्राफ हर स्रोत में आपको जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी बुक का नॉलेज होना चाहिए। बाकी आपको ज्यादातर चीजें इन्हीं पैराग्राफ, मतलब ये जो स्रोत दे रखा है इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से आपको अपने पैराग्राफ को पढ़ना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा और आराम से आप आंसर कर दोगे। ठीक है, इसी में से ढूंढ ढांड के आंसर कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे भाई। फ्री के नंबर है यार, इसको गवा मत देना तुम लोग। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको करने का सही तरीका बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो देखो। या फिर एक तरीका, सिंपल तरीका, आप पहले पैराग्राफ को रीड कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। इस तरीके से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका बोल रहा हूँ आप उसी को फॉलो करो, लेकिन एक बढ़िया तरीका ये कि आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा आंसर मिलाएंगे, लाइनों को मिलाएंगे और आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चीन में कुलीन शासक वर्ग में प्रवेश कैसे पाया जा सकता था, है ना। जो कुलीन वर्ग है यानी कि जो अधिकारी वगैरह होते थे, उनका सिलेक्शन किस तरीके से होता था। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है कि इस परीक्षा प्रणाली को क्यों समाप्त कर दिया गया, है ना। इस परीक्षा प्रणाली को क्यों समाप्त कर दिया गया? पहला है कि भाई इस वर्ग में प्रवेश कैसे पाया जा सकता था, है ना। कुलीन शासक वर्ग में प्रवेश करना है, अधिकारी बनना है, तो किस तरीके से बना जा सकता था। दूसरा है कि भाई इस परीक्षा प्रणाली को जो परीक्षा प्रणाली, कोई परीक्षा करवाया जाता होगा, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, है ना। इसमें प्रवेश के लिए जो कोई परीक्षा होता था, उस परीक्षा को क्यों समाप्त किया गया। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। और 2 नंबर का इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मतलब इस परीक्षा प्रणाली की क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, वो आपको बताना है। तो एक बार आप पैराग्राफ पढ़ो और फिर देखो आंसर कैसे मिलेगा। धराधर आंसर मिलेगा, धराधर। फ्री फंड का नंबर है ये, 12 नंबर है ना। देखो क्या लिखा है कि अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक, देखो 1850 तक लगभग 11 लाख मतलब प्रवेश वगैरह हुआ होगा, ये डाटा दे रखा है। तो अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश ज्यादातर इम्तिहान के जरिए यानी कि परीक्षा के जरिए होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध, निर्धारित प्रपत्र,
में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। ठीक है जी, मतलब इसमें 8 भाग वाला जो निबंध है वो लिखना होता होगा शास्त्रीय चीनी भाषा वगैरह जो भी है उनका, या हाँ शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। ठीक है, शास्त्रीय चीनी जो भाषा होगी शायद उसके उसमें लिखना होता था इसको, है ना। ठीक है, इसके अलावा यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी ये परीक्षा। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे, है ना जी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग जो है वही पास हो पाते थे, है ना। और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे, मतलब कि काफी फेमस हो गए, या फिर उनको जैसे जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो यूपीएससी का एग्जाम में जो पीटी का एग्जाम होता है पहला, उसको भी आप क्रैक कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब कैपेबल माना जाता है कि हाँ भाई आपने बढ़िया काम किया, है ना। तो इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था, है ना। जो पहला परीक्षा है उसको पास कर लिया, ठीक है, पहले स्तर की जो परीक्षा है उसको पास करने के बाद जो निचले स्तर के जो कुलीन वर्ग है उसमें शामिल हो जाते थे। जैसे कि अगर आपने परीक्षा कोई छोटे लेवल का परीक्षा पास किया है तो आप एसडीएम बन गए, आप डीएम नहीं तो एसडीएम बन गए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसा होता था कि जो पहले स्तर की परीक्षा पास कर लिया उसको छोटे स्तर के कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था, है ना। 1850 से पहले किसी भी समय देखो डाटा दे रखा है 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय सेंगहुआन डिग्री वाले लोग, मतलब ये डिग्री का नाम है, डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। डाटा दे रखा है कि भाई इतने मतलब इन्होंने परीक्षा के माध्यम से डिग्री ली होगी तो इतने ज्यादा संख्या में मतलब ये लोग थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी, है ना। इसमें साहित्यिक कौशल चाहिए भाई। इस इम्तिहान को पास करने के लिए कोई आपको मतलब विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी नहीं था, बल्कि साहित्यिक विषयों का आपको अगर नॉलेज है ना, लिखने की कला है बस आपके अंदर, ठीक है, तो मतलब थ्योरिकल चीजें इसमें ज्यादा होती थी। ठीक है, तो ये इस पर आधारित था, है ना, मांग करती थी। चूंकि यह क्लासिकल चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित थी, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया, इस परीक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है आराम से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, चीन में कुलीन शासक वर्ग में प्रवेश कैसे पाया जा सकता था। तो वहां पे एक विशेष प्रकार का क्या होता था भाई, इम्तिहान होता था, है ना। इम्तिहान होता था, यानी कि परीक्षा होता था, उसके जरिए आप इसमें प्रवेश पा सकते थे। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, इम्तिहान के जरिए। ठीक है, इसके बाद है कि इस परीक्षा प्रणाली को क्यों समाप्त कर दिया गया भाई। इस परीक्षा प्रणाली को क्यों समाप्त कर दिया गया, यहाँ नीचे मिलेगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे मिलेगा कि भाई ये मतलब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा बन रही थी, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस एग्जाम में कोई महत्व नहीं था, ये पूरी तरीके से साहित्यिक विषयों पर आधारित थी, जो कि आधुनिक समय में उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। नीचे हमने पढ़ा ना भाई कि आधुनिक विश्व में उसकी कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आ रही थी, इसलिए सरकार ने क्या किया, 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए भाई। परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया क्या थी, तो इसी में आपको पॉइंट्स मिलेगा। ये 2 पॉइंट देखो, ये एक एक नंबर वाले, तो एक एक पॉइंट आप लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है भाई ये 2 नंबर का है, तो 2 पॉइंट कम से कम लिखना होगा यहाँ पे हमारे को, है ना। 2 पॉइंट हमारे को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चे, 2 पॉइंट हमारे को यहाँ पे लिखना होगा। चलो, परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया का वर्णन करना है, तो क्या प्रक्रिया थी भाई, क्या प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे यहाँ से दिखेगा। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 2 साल में हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। देख लो यहाँ से पॉइंट मिल रहा है हमारे को। पहला पॉइंट तो ये मिल गया कि यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी, है ना। फिर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% जो लोग हैं वो 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे, है ना, और वो सुंदर प्रतिभा बन जाती थी, है ना। इस डिग्री से उन्हें निचले वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका पॉइंट लिख सकते हो, है ना। ये प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दे रखा है, 3 पॉइंट बन जाता है भाई, 3 पॉइंट बन जाता है। तो इसमें देखो कि पूरे आंसर हमारे को यहीं पे मिल गया, इसी पैराग्राफ में पूरा आंसर हमारे को दे रखा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पूरे 4 नंबर क्या है, इसी पैराग्राफ मतलब इसी स्रोत में है भाई, इसी स्रोत में पूरे 4 नंबर आपके है। बस आपको यहां से निकालना है, 4 नंबर खींच के निकालना है।
ठीक है। अब कुछ बेवकूफ बच्चे होते हैं कि यार मतलब इस पैराग्राफ, यहाँ पे भी दिमाग, यार हर चीज में मैं कहता हूँ हर काम को करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि तो चाहिए ना यार। बिल्कुल ही बेवकूफ बच्चा होगा तो इसको भी गलत करके आएगा और यहाँ पे भी नंबर कटवा के आएगा, समझ गए। ठीक है, तो ये आपका एक स्रोत आधारित क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करवाया है। एक और करवा देता हूं, देखो 3 स्रोत आधारित क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूं, है ना। 3 स्रोत है, 2 मैं करवा देता हूं, एक आप लोग खुद कर लेना। और बाकी भाई देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिक्स नहीं है, स्रोत फिक्स नहीं होता है, इंपोर्टेंट स्रोत कुछ नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर आपको इंपोर्टेंट स्रोत आपको दे दे रहा है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे दे रहा है और आप करके चले जा रहे हो, आप बेवकूफ हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहां से उठेगा, कहां से क्या बनेगा, कुछ पता नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देता हूं, एमसीक्यू देता हूं, क्योंकि पता है कि हाँ भाई ये टॉपिक से इंपोर्टेंट चीजें बनती है, आ जाएगा। यहां से कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इस बहम में मत रहना कि मैंने 3 आपको स्रोत दे दिए तो यही 3 करके चले जाओगे और यही 3 पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, बस करने का तरीका आपका होना चाहिए। आंसर देखो इसी में मिलेगा लगभग यार, 12 में से मैंने बोला ना 8-10 नंबर का इसी में मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, गलती से होगी, गलती से, है ना। चलो एक और कर लेते हैं सॉल्व यार, एक और कर लेते हैं, उसके बाद एक आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दूंगा मैं। देखो ये भी बहुत बढ़िया है। ये देखो आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कह रहा हूँ, मेसोपोटामिया सभ्यता वाले चैप्टर से दे रखा है। पहले इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, दोनों तरीके से करके बता देता हूँ। एक में पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने पैराग्राफ पढ़ा। अब मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा, मतलब ये जो स्रोत दे रखा है उसको पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का एक सिर का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। देखो ये जो आपका पैराग्राफ है वो वारका शीर्ष के बारे में है, पहले चैप्टर में ही आपका दे रखा है ना। पत्थर की वो बस सिर के आकार की मूर्ति आपने देखी होगी, तो वहां से है। इसकी आंखों और भौहों में क्रमश नीले लाजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ था जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था, है ना। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, टोंडी और गालों की कोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसी कठोर पत्थर में तराश कर बनाया गया जिसके काफी अधिक दूर से लाया जाता होगा, ठीक है बच्ची। तो ये आपका तो भाई स्रोत हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखे हैं कि स्त्री की मूर्ति या सिर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। भाई देखो एक तो संगमरमर के पत्थर से बना था जो कि बहुत कम मिलता था उस समय, है ना। या इसके अलावा ये पॉइंट भी दे सकते हो कि इसके मुख, टोंडी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती थी, ये वो पॉइंट लिख सकते हो, है ना। और ये जो है पत्थर कठोर पत्थरों में तराश कर बनाया गया था जिसको बहुत ही दूर से लाया जाता था, तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो। कोई भी एक पॉइंट लिख दो, 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट बहुत है, या 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो वारका शीर्ष कब कहां बनाया गया, इसे किस पत्थर को तराश कर बनाया गया था, ठीक है। वारका शीर्ष कब बनाया गया, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 3000 ईसा पूर्व में। कहां बनाया गया, उरुक नगर में बनाया गया, ये भी आंसर मिल गया, है ना। किस पत्थर को तराश के बनाया गया था बच्चे, तो सफेद संगमरमर के पत्थर को तराश के बनाया गया था, ये भी आंसर मिल गया। अगला क्या है, वारका शीर्ष की विशेषता बताइए। वारका शीर्ष की क्या विशेषता बता रखी है कि संगमरमर, सफेद संगमरमर से बनाया गया था ये, है ना। इसके अलावा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी इसके ऊपर। ये सारे पॉइंट है भाई, सारे पॉइंट, इसमें विशेषता ही तो बता रखी है। 3-4 पॉइंट लिख दो आराम से। 2 नंबर का है तो नंबर नहीं मिलेगा क्या यार, 2 नंबर का है, देखो ये 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, तो सारे पॉइंट इसमें वारका शीर्ष की विशेषता ही तो बता रखी है मेरे दोस्त, है ना। तो उठा के डाल दो, कोई भी 3 पॉइंट बना दो, इसमें से 4 पॉइंट बना दो, मिल जाएगा नंबर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बहुत आसान है इसमें 12 नंबर लेना भाई। बस थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, स्रोत को पढ़ो और उसके बाद आंसर कर लो, ठीक है। एक काम आप सभी के लिए एक और, इसमें जो हमारा स्रोत है इसको आप खुद करेंगे, खुद डील करेंगे इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। इसमें जितने भी 3 क्वेश्चन दे रखे, तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बता देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये काम करेंगे, इतना तो कर लेंगे आप, है ना। बाकी आगे के जो भी आपको डाउट है, जो भी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, उन टॉपिक पे वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। बाकी लाइव सेशन में सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर भी कर लेंगे, आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।